रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली रिवीजन है आज की क्लास का ईपीएसपी का। अच्छा, मैंने डिसाइड किया है कि कोशिश मैं ये करूँगा कि वीक में जितने लेक्चर्स हमारे कवर होंगे तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा लेक्चर का वो मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इससे होगा कि आप लोग वीकेंड में देख लिया करेंगे, या अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया होगा तो लेट्स सपोज तो फिर वो यहाँ से लेक्चर अपना रिकॉल कर सकेगा इंशाल्लाह से जो क्लास में हुआ होगा। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें सर ने कवर करवाई हैं उन सबको रिकॉल कर दूँ एक दफ़ा, और इफेक्टिवली इसको लेके चले, मतलब प्रॉपर ना, सही से जो सर ने क्लास में कवर करवाए टॉपिक्स उन सबको देखें। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो लेक्चर हमारा था बेसिकली ये डिफरेंशियल रिले की कंटिन्यूशन में था। अच्छा, डिफरेंशियल रिले थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। डिफरेंशियल रिले आपकी वो रिले होती है जो कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स, अल्टरनेटर्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इम्पीडेंस जो, अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी इम्पीडेंस चूँकि ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये डिफरेंशियल रिले की स्कीम यूज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों साइड पे सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे आपको सीटीज़ को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्डन जो सीटी का होता है बढ़ जाता है, तो वहाँ पर प्रेफरेबल नहीं होता डिफरेंशियल रिले को यूज़ करना, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम जो डिफरेंशियल रिले यूज़ करते हैं, पहले मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ। यूज़ करते हैं हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्टरनेटर्स, फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड बस बार्स। ठीक है, दूसरा एक ये था कि डिफरेंशियल रिले जो आपके पास है, डिफरेंशियल रिले आपके पास डिफरेंस से पता चल रहा होगा कि करंट के डिफरेंस पे ऑपरेट होती है। ठीक है, लेट्स सपोज, अच्छा, यहाँ पर दो सीडीज होती हैं। ठीक है, एक आपके पास सेंडिंग साइड पे सीटी है। ठीक है, यानी एक एंटरिंग साइड पे सीटी है और एक आपके पास आउटगोइंग साइड पे सीटी है। सही, दो सीटीज आपके पास लगी हुई है। अब यहाँ पर जो बीच में इन दोनों की सीटीज के जो बीच में जो आपके पास इक्विपमेंट होगा, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो या अल्टरनेटर हो। ठीक है, वो डिसाइड कर रहा होता है जोन। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इस डिफरेंशियल स्कीम में दो चीज़ आ जाती हैं, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, यानी जब इन सिटीज के बिटवीन कोई इक्विपमेंट होगा तो वो कहलाएगा, यानी वो इक्विपमेंट विद इन द जोन कहलाएगा कि ये इक्विपमेंट जोन के अंदर है, इस स्कीम के जोन के अंदर। अच्छा, ये पूरी स्कीम होती है, तभी हम इसको स्कीम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये खाली एक रिले पे बेस नहीं कर रही होती, ये दो सिटीज और फिर रिले पे बेस कर रही होती है, यानी एक दो सर्किट ब्रेकर्स, यानी सर्किट ब्रेकर्स यानी दो आपके पास, अच्छा, दो रिलेज मैंने बोल दिया, सॉरी, रिले आपकी एक ही होती है। सीटीज आपके पास दो होती है और दो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक सीटी के साथ सर्किट ब्रेकर लगा होता है, एक यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा होता है। ठीक है, और रिले आपके पास इन सीटीज के जो करंट्स होते हैं, ठीक है, करंट्स जो होते हैं उनके डिफरेंस पे ये आपके पास रिले ऑपरेट होती है और फिर ये रिले ट्रिप कराती है सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, तो ये पूरा एक वो है, एक तरीके से नेटवर्क है स्कीम का, एक डिफरेंशियल स्कीम का। तो ये कंबाइंडली कहलाता है डिफरेंशियल रिले। सर, ये खाली ये आपके पास सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि ये आपके पास डिफरेंशियल रिले है, नहीं, ये पूरी स्कीम अगर हम कंसीडर करेंगे तब हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल रिले की स्कीम है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, अब जोन क्या होता है? अच्छा, जोन में ये है कि आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो, या अब दो चीज़ें हो सकती हैं जिसके बिहाफ पे प्रोडक्शन ये डिफरेंशियल रिले प्रोवाइड करेगी। एक तो होगा जब आपके पास फॉल्ट आ रहा है इंटरनली, यानी जब आपके पास विद इन द जोन कोई फॉल्ट अकर हो रहा है, यानी इस इक्विपमेंट में फॉर एग्जांपल जो इक्विपमेंट मौजूद है दो सिटीज के दरमियान, यहाँ अगर फॉल्ट आता है तो उसको बोलेंगे इंटरनल फॉल्ट। और जब इस प्रोटेक्टिव जोन से बाहर जब कोई फॉल्ट अकर होगा, फॉल्ट करंट आएगा, ठीक है, जिसको कोई ना कोई सोर्स फेड कर रही होगी, वो कहलाएगा आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट। ठीक है, अब होता है कि जो आपके पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ अभी, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये होता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग तीन कंडीशन होती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन एक होती है जब आपके पास फॉल्ट अकर हुआ इस इंटरनल, मतलब इंटरनली फॉल्ट अकर हुआ, यानी विद इन द जोन फॉल्ट अकर हुआ, यानी इस इक्विपमेंट में फॉल्ट अकर हुआ, लेट्स सपोज। एक होता है आपके पास एक्सटर्नली फॉल्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है कि आपके पास करंट आया, सीटी ने मेजर किया, भेजा, और आपके पास करंट आपके पास गया, और यानी एंटरिंग करंट और लीविंग करंट, इन दोनों का सम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है। लेट्स सपोज 100/5 की दो सीरीज लगी हुई है, 100/5 की दो सीरीज लगी हुई है, सही है। तो जो करंट आएगा, दोनों सीरीज से जो करंट आ रहा होगा एंटरिंग और लिविंग साइड पे, वो 5 एम्पेयर आ रहा होगा, तो डिफरेंस करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो रिले ऑपरेट नहीं होगी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। अब जब इंटरनल फॉल्ट आता है तो ये आपके पास ये फॉल्ट आता है, फॉल्ट करंट आपका फेड होता है,
फॉल्ट करंट की वजह से क्या होता है आपके पास कि करंट का जो डिफरेंस है, नेट करंट का डिफरेंस है वो जीरो नॉन जीरो हो जाता है। तो आपके पास इंटरनल फॉल्ट पे रिले सेंस करती है उस करंट को और फिर ट्रिप करा देती है सर्किट ब्रेकर को। सही है, ऐसे ही है। लेकिन एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में आइडियल डिफरेंशियल रिले शुड नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में आपके पास रिले ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? एक्सटर्नल फॉल्ट आया तो अगर ये प्रोटेक्टिव जोन से बाहर फॉल्ट होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे फॉल्ट है, इधर देखिए यहाँ लगा हुआ है फॉल्ट, ये प्रोटेक्टिव जोन से बाहर, प्रोटेक्टिव जोन क्यों कह रहा हूँ तो कि दो सीटीज आपके पास हैं और बीच में इक्विपमेंट लगा हुआ है, यानी ये आपका जोन के अंदर है और ये सीटी के बाहर फॉल्ट आया है, तो ये इस जोन से बाहर है, यानी इस पूरे जोन से बाहर है, स्कीम से बाहर है। तो अगर वहां पर फॉल्ट आएगा तो इस रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ये इस रिले को इस फॉल्ट करने के साथ क्या करना चाहिए, इसको रिस्ट्रेन करा देना चाहिए, यानी इसको होल्ड करा देना चाहिए, इसको पास हो देना मतलब इसको अलाउ करना चाहिए कि स्कीम के अंदर आए। जब वो इंटरनली जब आ जाएगा जोन के अंदर फिर वो ट्रिप हो। ठीक है, एक्सटर्नल फॉल्ट पे आपकी रिले ऑपरेट ना करे, उसको रिस्ट्रेन करवा दे। ऐसा आइडियली होना चाहिए डिफरेंशियल रिले को। ठीक है, अब आपने यही चीज अब मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो अच्छा, आज के लेक्चर में हमने देखा था जोन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल रिले। ये जोन्स होते क्या हैं, वही है कि दो सीटी के दरमियान अगर आप कोई भी प्रोटेक्ट एक इक्विपमेंट है जिसको जो अंडर प्रोटेक्शन है, तो अब अगर इफ द फॉल्ट अकर विद इन द जोन देन फॉल्ट इज नोन एज इंटरनल फॉल्ट, यानी अगर फॉल्ट विद इन द जोन आएगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल फॉल्ट, जैसे मैंने बताया। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना था कि जरूरी नहीं है कि आप मेरे ये लेक्चर ही रेफर करें, लेक्चर आप कोई और भी देख सकते हैं, मिल जाएंगे, अच्छी राइटिंग में मिल जाएंगे। मैं ये कंसीडर इस वजह से कर रहा हूँ अपना लेक्चर क्योंकि मैंने इसमें वो सारी बातें इंक्लूड कर दी जो सर ने क्लास में कही थी, सर ने बताई थी, सब इंपॉर्टेंट बातें मैंने नोट की हैं। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ये लेक्चर रेफर करें, लेकिन मैं इंशाल्लाह कुछ करूँगा कि आपको आज के लेक्चर की हर एक चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, बेशक उसके बाद आप कोई और नोट्स रेफर कर लें, वो प्रॉब्लम नहीं है। सही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर आपको समझ आ जाना चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वही मैंने बता रहा था कि जोन ऑफ प्रोडक्शन दी डिफरेंशियल रिले कि जब आपके पास विद इन द प्रोटेक्टिव जोन जब आपके पास फॉल्ट अकर होगा, यानी इंटरनल फॉल्ट अकर होगा, तो इस रिले को ऑपरेट कर देना चाहिए, यानी इट शुड ऑपरेट ओनली ड्यूरिंग द इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा कि ये पाथ आपका शॉर्ट हो जाता है, तो इंटरनल फॉल्ट केस में जब फॉल्ट करंट फेड होता है तो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड आपके पास ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, नेट करंट जो होता है, डिफरेंस ऑफ करंट होता है इस स्पिल पाथ में। अच्छा, इस पाथ को बोलते हैं स्पिल पाथ, इस पाथ को बोलते हैं स्पिल पाथ, जहां दो आपके पास रिले कनेक्ट होती है ना इन दोनों सीटीज के दरमियान पे, इस पाथ को बोलते हैं स्पिल पाथ। सही है, तो इसको इस पाथ से जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे स्पिल करंट, जो डिफरेंस ऑफ करंट होगा, यानी डिफरेंस ऑफ करंट को हम स्पिल करंट कहेंगे। अब सही है, अब मैं डिफरेंस ऑफ करंट नहीं बोलूंगा, स्पिल करंट बोलूंगा। और इस वायर को जो दो सीरीज आपस में कनेक्ट हुई है, सही है, तो ये सीरीज में कनेक्ट हुई है बेसिकली, तो करंट न्यू जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और फिर यहाँ आ रहा है, तो इस तरह डिफरेंस ऑफ करंट क्रिएट हो रहा है। तो ये जिस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है इसको हम बोलते हैं पायलट वायर। अच्छा, अरे बर्डन ऑफ सिटी क्या क्या बर्डन ऑफ सिटी का मतलब ये है कि सिटी के सेकेंडरी में कोई लोड लगा दें, अगर हम कोई एमीटर लगा दें, कोई रेजिस्टेंस लगा दें, उसको बोलते हैं बर्डन। तो ये जो वायर है ना, ये जो वायर है जो कनेक्ट हुई है पायलट वायर, ये एज अ बर्डन ट्रीट होती है फॉर सिटी एज अ बर्डन एज अ लोड ट्रीट होती है। तभी मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइंस में कभी भी डिफरेंशियल रिले यूज नहीं की जाती, क्योंकि लेंथ ज्यादा होती है, बर्डन बढ़ जाने की वजह से आपकी सिटी सैचुरेट हो सकती है, ओवर हीटिंग की वजह से, फ्लक्स की वजह से डैमेज हो सकती है, तो आपका डिफरेंशियल स्कीम वर्क ही नहीं कर सकती फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स में हम यूज नहीं करते इस प्रोटेक्टिव स्कीम, इस डिफरेंशियल रिले स्कीम को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकती है कि हम क्यों यूज नहीं कर सकते डिफरेंशियल रिले को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्शन फॉर द ट्रांसमिशन लाइन्स। सही है, ये समझ आ गई बात, इंपॉर्टेंट बात थी ये, बात नोट कर लेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया आइडियल बिहेवियर। ये आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ट्रिप ना करवाए, यानी रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप ना करवाए, और जब एक्सटर्नल फॉल्ट क्रिएट हो तो वो उस फॉल्ट को रिस्टेन करा दे, उस वक्त भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप ना हो। सिर्फ ट्रिप कब हो, जब इंटरनल फॉल्ट आ जाए, यानी जब ये करंट इंटरनल इस जोन के अंदर आ जाए और इस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी शॉर्ट कर दे, इधर फॉल्ट आ जाए, इस प्रोटेक्टिव जोन के अंदर फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट करंट फ्लो करना शुरू कर दे, तब ये रिले सेंस करे उस करंट को, डिफरेंस ऑफ करंट को, फिर ट्रिप करवाए। सही, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास दो एरर्स आ रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेज एरर एंड रेशियो एरर।
ठीक है, आइए देखते हैं इसको। आज का टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है, पहले भी हमने रिवीजन ही देखा था। अब अच्छा, अभी हम देख रहे थे आइडियल बिहेवियर। अब एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है डिफरेंशियल स्कीम का, जब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें दो चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल में क्या मतलब, एक्चुअल का मतलब ये है कि आइडियली इसको एक्सटर्नल फॉल्ट पे ट्रिप नहीं कराना चाहिए रिले को, सर्किट ब्रेकर को, यानी रिले के थ्रू सर्किट ब्रेकर को ट्रिप नहीं होना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है एक्सटर्नल फॉल्ट केस में। तो ये आपका एक्चुअल बिहेवियर है इस स्कीम का, जिसको हमें ऑब्जर्व करना है और उसकी मिटिगेशन देखनी, किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके पास मैक्सिमाइज हो आपकी डिफरेंशियल रिले कि वो एक्सटर्नल फॉल्ट पे ऑपरेट ना हो। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखते हैं एक्चुअल बिहेवियर ऑफ सिंपल डिफरेंशियल स्कीम। सिंपल डिफरेंशियल स्कीम मतलब वही एक्चुअल बिहेवियर हम इसका नोट कर रहे हैं। अब मैंने जैसे बताया कि सीटी इज सब्जेक्टेड टू टू एरर्स, एक तो रेशियो एरर, एक फेज एंगल एरर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो एरर। मेरे माउस के कर्सर पे बस ध्यान देगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने रिचपिच की हुई है, लेकिन चीजें सब समझाऊंगा, लेकिन माउस के कर्सर का बस आप नोट करते रहिए। पहले आपके पास रेशियो एरर ऑफ सीटी। रेशियो एरर का मतलब ये होता है कि आपके पास करंट जो होता है सेकेंडरी साइड का, यानी सीटी सेकेंडरी का जो करंट होता है, दोनों सीटी सेकेंडरी जो करंट जो होता है ना, सीटी सेकेंडरी करंट, रेटेड करंट जो इसकी इस सीटी की जो नेम प्लेट पे जो करंट रेटिंग मौजूद है ना, जो मेंशन हुई है, वो करंट और जो एक्चुअल करंट है वो डिफर हो जाता है, डिफरेंस उनमें आ जाता है। बेसिकली एक्चुअल बिहेवियर में होता है। अच्छा, होता क्यों? सीटी सैचुरेशन की वजह से। सीटी सैचुरेशन क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल फोल्ड आता है तो चूंकि आपका करंट जो बढ़ जाता है, एक्सटर्नल करंट बढ़ जाता है, जैसे एक्सटर्नल करंट बढ़ता है तो आपकी प्राइमरी में लोड बढ़ता है, वो सैचुरेट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू वीएच कर्व। ओवर हीटिंग ऑफ फ्लक्स की वजह से क्या होता है, आपके पास सेकेंडरी करंट एक्चुअली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? प्राइमरी करंट बढ़ गया तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी क्या हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज हो गया, इसका मतलब रेटेड वैल्यू से करंट बढ़ गया, यानी जो नेम प्लेट पे वैल्यू मेंशन थी अब वो नहीं रही है एक्चुअल सेकेंडरी करंट की वैल्यू, सेकेंडरी ऑफ सीटी की वैल्यू अब वो नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट जब आता है, जैसे फॉल्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो क्या करेगा, सीटी की प्राइमरी प्राइमरी क्या कर रही होती है, सीटी की प्राइमरी स्टेप डाउन करती है करंट को और सेकेंडरी भेजती है। ठीक है, ये करती है ना विद सम रेशो। तो अब जब प्राइमरी करंट इतना ज्यादा हो गया तो सीटी बर्डन बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास जो एक्चुअल सेकेंडरी करंट जो होना रेटेड के बराबर चाहिए था आइडियली, लेकिन वो क्या हो गया, चेंज हो गया, वो बढ़ गया। ठीक है, तो इस डेविएशन की वजह से इस डिफरेंस को हम बोलते हैं रेशियो एरर, यानी डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी, द डिफरेंस इन एक्चुअल रेटेड करंट ऑफ सीटी। सही है, लिखा हुई पर यूनिट डेविएशन इन रेटेड एंड एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बोल रहा हूँ, रुके, ट्रांसफॉर्मर है तो रेशियो जाहिर से बता चेंज हो गया। अच्छा, क्यों हुआ चेंज, क्यों आया सेकेंडरी करंट में, क्यों? इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया, स्टेप डाउन उस रेशियो के हिसाब से हुआ ही नहीं जो रेटेड नेम प्लेट पे जो करंट की वैल्यू गिवन थी जिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज हुए हैं तभी तो एक्चुअल करंट चेंज हो गया। ये बात समझ आई मेरी? तो इस वजह से इस बिहेवियर को हम बोलते हैं, इस एरर को हम बोलते हैं रेशियो एरर, तभी इसको रेशियो एरर बोलते हैं। सही। अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला है कि आप क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लें, उसको सेकेंडरी करंट से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें प्राइमरी करंट से, डिवाइड करें प्राइमरी करंट से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो रेशियो एरर पता चल जाएगा। ये काम आपने प्राइमरी के लिए किया, आप सेकेंडरी के लिए भी कर लें, यानी मतलब दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी न्यूमेरिकल देखें और एक्सप्लिसिटली समझ आ जाएगा, फिलहाल इसको फॉर्मूले को यहीं तक देखें। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये चीजें नहीं समझाएंगे। एक्चुअल सेकेंडरी करंट, एक्चुअल प्राइमरी करंट। सही, एक्चुअल एक्चुअल का मतलब, अच्छा एक्चुअल का मतलब क्या है, ये मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअल का मतलब वो नहीं जो नेम प्लेट वैल्यू है ना, नहीं नहीं, एक्चुअल का मतलब जो अभी करंटली फॉल्ट के केस में जो करंट आया है, एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में हम सब एक्सटर्नल फॉल्ट देखेंगे। इंटरनल फॉल्ट तो जाहिर सी बात है रिले को तो ऑपरेट होना ही होना है। हम सब जो डेविएशन आ रही होती है ना डिफरेंशियल, यानी आपका माल ऑपरेशन जो हो रहा होता है डिफरेंशियल रिले का, वो एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में तो होता है, यानी जब इसको ट्रिप नहीं कराना चाहिए एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में तब भी वो ट्रिप करा रहा होता है, इसका मतलब कि रिले सही से ऑपरेट नहीं कर रही है। इसका मतलब इसको हमें ऑब्जर्व करना होगा इसके ऑपरेशन को। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब हम जो चीजें देख रहे होंगे करंट्स की, वो एक्चुअल फॉर्म में देख रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो रेशियो एरर हो गया, एक दूसरा कहलाता है आपके पास फेज एरर। अब व्हाट इज फेज एरर? फेज एरर इज बेसिकली अ डिफरेंस इन फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। बस इसमें पहले वाले में क्या था, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, पहले वाले को हम मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट से देख रहे थे, चेंज इन मैग्नीट्यूड।
फॉर द रेटेड एंड एक्चुअल सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी। दूसरा वाला जो फेज एंगल एरर होता है उसमें हम देख रहे होते हैं कि प्राइमरी ये प्राइमरी सीटी की और ये सेकेंडरी, इनके दरमियान जो आइडियली फेज एंगल होता है पता है कितना होता है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का पार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। ये 180 डिग्री का पार्ट होते हैं आइडियली, आइडियली सही। लेकिन अब क्या होता है, एरर जब आ गया यानी एक्चुअल जब केस देख रहे हैं तो इसका मतलब अब चूंकि प्राइमरी करंट ज्यादा है, ठीक है, अब उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से वो स्टेप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब सेकेंडरी जो करंट है वो अब 180 डिग्री अपार्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी। वो 180 डिग्री अपार्ट नहीं है, यानी अब कुछ ना कुछ लैग कर रहा होगा वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी करंट, सही है। तो ये इस एरर को हम बोलते हैं फेज एरर। लिखा हुआ भी है, डेविएशन ऑफ फेज एंगल ऑफ आईपी प्राइमरी करंट आईएस, ठीक है। क्यों दिस एरर इंक्रीजेस, क्यों बढ़ते हैं इंक्रीजेस? क्योंकि हमारे पास प्राइमरी करंट बढ़ता है ड्यू टू द एक्सटर्नल फॉल्ट। मैंने बता दिया था हम एक्सटर्नल फॉल्ट को देखेंगे, इंटरनल फॉल्ट को कंसीडर ही नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि उसमें तो जाहिर सी बात है रेले ने ऑपरेट करना ही करना, चाहे वो आइडियल केस हो या आपके पास एक्चुअल केस हो। हम देखेंगे जो माल ऑपरेशन आपके पास हो रहा होता है डिफरेंशियल रिले में, वो हो रहा होता है किसकी वजह से? एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में, एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अच्छा प्राइमरी करंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट केस में जो आपका प्राइमरी करंट होता है ना वो आपका फॉल्ट करंट बन जाता है, यानी फॉल्ट करंट के बराबर हो जाता है। तो ये आपका एक्सटर्नल फॉल्ट आया, ये मेरा मौसम कर देंगे, एक्सटर्नल फॉल्ट आया, एक्सटर्नल फॉल्ट आया, सही है। इस फॉल्ट करंट को जो फेड कर रहा है, जो करंट जो सप्लाई कर रहा है, जो यानी ये फॉल्ट करंट यानी जिस पॉइंट फॉल्ट आया है तो उसको सोर्स सप्लाई कर रही होगी, तो सोर्स बेसिकली फेड कर रही थी एक्सटर्नल फॉल्ट करंट को, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आईपी इज इक्वल आई एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये जाहिर से पता है आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड जोन ही है ना, तो इस करंट को जो फेड करेगी, कौन को फेड करेगी, कौन करंट सप्लाई करेगी? ये सोर्स सप्लाई करेगी फॉल्ट केस में, ऐसे ही होता है, सही है। तो हम तभी बोलेंगे आई मैं आईपी बोलूं या आई एक्सटर्नल बोलूं, एक ही बात है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि जब आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट करंट बढ़ता है यानी प्राइमरी साइड पर करंट बढ़ता है तो ये एरर भी उस हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी अब आपके पास जो सेकेंडरी करंट होते हैं चूंकि इनको 180 डिग्री अपार्ट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी, लेकिन वो 180 डिग्री अपार्ट नहीं है। तो मैं अभी फेजर डायग्राम दिखाऊंगा और अच्छा समझ आ जाएगा, मैं सिर्फ वर्ड पे भी बता रहा हूँ। तो वो 180 डिग्री अपार्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ लैगिंग एंगल आ रहा होता है, मैंने लैग कर रहे होते विद सम एंगल, लैग कर रहे होते हैं, सही। तो बस इसमें स्कीम में कुछ भी नहीं, ये स्पिल करंट, अच्छा स्पिल करंट मैंने बता दी, डिफरेंस करंट को स्पिल करंट बोलते हैं, जो इस पाथ पे आ रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, सही है। अब ये देखें यहाँ पर, अब इसको समझा जा सकता है, ये सेकेंडरी करंट है, ये एक्चुअल सेकेंडरी करंट है, ये एक्चुअल सेकेंडरी करंट है, यानी जो फेज एंगल एरर की वजह से जो करंट आपके पास सेकेंडरी पे अपेयर हो रहा है वो करंट है, ये रेटेड करंट नहीं। आई एस वन इज इक्वल टू आई पी डिवाइड बाय रेशियो, रेशियो वही है ना, प्राइमरी करंट को हम रेशियो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या अब स्टेप डाउन हो गया, देखें ये मेरा ये कर सकते देखें, सेकेंडरी करंट मालूम करना है, किस तरह मालूम करूंगा? इस पॉइंट पे आऊंगा, मुझे इस पॉइंट का करंट मालूम करना है, किससे डिवाइड करना होगा? रेशियो के साथ। तो रेशियो क्या है? n1, n1 क्या है? एक्चुअल रेशियो, लिखा हुआ एक्चुअल सीटी रेशियो। हम जो इससे पहले जो हमने रेशियो देखा था वो नॉमिनल रेशियो देखा था। नॉमिनल रेशियो वो रेशियो होता है कि जो नेम प्लेट वैल्यू में मेंशन हुआ है नॉमिनल रेशियो में। लेकिन जब एक्सटर्नल फॉल्ट आया और हम इसका बिहेवियर देख रहे हैं इन रियल टाइम, तो इस रेशियो यानी रेशियो तो सेम, मैंने पहले बता दिया था रेशियो सेम नहीं होंगे, रेशियो एरर के थ्रू हमने इसको समझ लिया। इसका मतलब रेशियो चेंज हो रहा है तो n1 n2 कह दिया हमने इसको, एक्चुअल रेशियो जो आपके पास फॉल्ट करंट के केस में है, रेशियो जो ट्रांसफॉर्मर के जो रेशियो है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सही है। और n क्या है? नॉमिनल रेशियो, जब आपके पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो रही थी उस वक्त जो रेशियो आ रहा होता है वो n आ रहा होता है। तो IP बाय n1 कर दूंगा, क्योंकि ये IP वो करंट है जो कि एक्सटर्नल फॉल्ट करंट है, डिवाइड बाय n1 और विद सम थीटा वन एंगल। वैसे पता है हम तो फेज एंगल दो चीजें होती है ना फॉल्ट करंट केस में, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका फेज होगा। अब मुझे कौन बताएगा कि ये थीटा वन क्या है? कौन बताएगा? अच्छा ये थीटा वन आपके पास क्या है? ये आपके पास फेज एंगल एरर ऑफ सी टी वन है। थीटा वन ये फेज एंगल एरर है ऑफ सी टी वन, तो सी टी वन है, सी टी वन के साथ कनेक्ट है, तो थीटा वन क्या हो जाएगा? ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मेरी राइटिंग थोड़ी, ये मॉड लगाया है मैंने, मॉड का साइन है, आई एम सॉरी, ये मॉड है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मॉड है, सही। ये मॉड जैसे कि नेगेटिव वैल्यू को अवॉइड करने के लिए मॉड लगाया जाता है, आई एम सॉरी ये क्या बन गया, मैं मतलब मैं समझाने चाह रहा था, ये मॉड है आपके पास, सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने वही बोला कि नोट्स आप बेसिक में मेरे रेफर ना करें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो आई एस वन मुझे कौन रिकॉल करवाएगा? आई एस वन आपके पास क्या है? एक्चुअल सेकेंडरी करंट ऑफ सी टी वन, एक्चुअल करंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी एरर के साथ, यानी इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो नहीं होगा जो नेम प्लेट पे मेंशन है, ठीक है। एक्चुअल सेकेंडरी करंट ऑफ CT1 और IP क्या है, एक्चुअल प्राइमरी करंट, सही। N1 क्या है, एक्चुअल रेशियो ऑफ CT1, सही। थीटा1 क्या है, थीटा1 आपके पास क्या है, एक मिनट, थीटा1 आपके पास है फेज एंगल एरर ऑफ CT1, सही है, ठीक है। अच्छा, ये कब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आपका एक्सटर्नल फॉल्ट अकर हुआ है, यानी इस जोन प्रोटेक्टेड जोन से बाहर फॉल्ट आया है, सही है, उस केस में। यहाँ का मुझे खुद बता देगा रिवाइज करके, IS2 क्या होगा, सेकेंडरी, एक्चुअल सेकेंडरी करंट ऑफ CT2, एक्चुअल सेकेंडरी करंट CT2। IP के फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट कहते हैं या उसको प्राइमरी करंट बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। डिवाइड बाय N2, N2 को कह रहे हैं, N2 क्या है, ये आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी एरर के साथ है, ये एरर यानी रेशियो एरर के साथ है N2, क्योंकि नॉमिनल CT रेशियो तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नॉमिनल रिलेटेड रेशियो लिख दिया, मैंने सर से पूछा था तो सर ने शायद मेरे सवाल, मैंने सर को सीधे सवाल नहीं समझाया, मैं पूछ रहा था ये क्या है N2, तो सर को बताना था एक्टिव CT रेशियो ऑफ CT2 है ये सब है, मैंने यहाँ नॉमिनल लिख दिया, इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए हटाया भी नहीं क्योंकि मुझे एक बार सर से और पूछना है, लेकिन 99% चांस है ये आप मैंने सही लिखा है। N2 बराबर आपका क्या है, N2 क्या है, एक्चुअल CT रेशियो, ठीक है, एक्चुअल CT रेशियो यानी जिसमें आपके पास रेशियो एरर ऐड हुआ हुआ है, यानी रेशियो एरर के साथ, क्योंकि हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि फॉल्ट अगर हो गया है एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नली फॉल्ट आ गया है सिस्टम में, मेरी बात समझ आ गई, चलें आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सही। एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, सही। IP क्या है, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट डिवाइड बाय N2, एक्चुअल रेशियो। थीटा2 क्या है, फेज एंगल एरर ऑफ CT2, बस सही है। अब आपको ये समझ आ गई चीजें, टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। अब ये फेजर डायग्राम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे फेजर डायग्राम को। ये फेजर डायग्राम क्या कहती है, वही आइडियली क्या होना चाहिए, IP को 180 डिग्री अपार्ट होना चाहिए IS1 और IS2 से, ठीक है। आइडियली, तभी मैंने आइडियली लिखा, IS1 आप कह सकते हैं अरसलान ये तो वो है एक्चुअल सेकेंडरी करंट, नहीं आइडियली एक्चुअल सेकेंडरी करंट को भी 180 डिग्री अपार्ट होना चाहिए, जब हम एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके बिहेवियर को, एक्सटर्नल फॉल्ट केस में 180 डिग्री अपार्ट है, नहीं देखिए 180 डिग्री एंगल बनाया मैंने, और जूम कर देता हूँ, 180 डिग्री एंगल, सही। लेकिन होता क्या है कि ये लैग करना शुरू कर देता है, यानी अभी 180 डिग्री अपार्ट नहीं होता, ये थीटा1 जैसे मैंने बताया था फेज एंगल एरर ऑफ CT1, तो फेज एंगल एरर पहले वाले का ये आ रहा है और दूसरे वाले का ये आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये लैग कर रहे होते हैं, यानी 180 डिग्री अपार्ट नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू दी प्राइमरी करंट कहता हूँ या इसको एक्सटर्नल फॉल्ट करंट कहता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इन दोनों, अच्छा ये दोनों करंट कौन सी करंट है, तो डिफरेंस ऑफ करंट क्या होगा, स्पिल करंट, डिफरेंस ऑफ करंट, तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा, स्पिल करंट मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ बात लिखी थी। तो ये आपके कहलाता है फेज एरर, फेज एरर क्यों, क्योंकि आपके पास लैगिंग की वजह से, करंट के लैग की वजह से, क्योंकि इसको चूंकि 180 डिग्री अपार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये लैग कर रहे होते हैं विद सम थीटा1 एंड थीटा2, यानी फेज एंगल एरर। तो इस फेज एंगल एरर को हम बोलते हैं कि ये आपका माल ऑपरेशन है, यानी ये आपके पास एरर है डिफरेंशियल रिले में, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी करंट 180 डिग्री अपार्ट होने चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल फॉल्ट केस में ऐसा नहीं होता, इसका मतलब आपकी रिले सही से ऑपरेट नहीं हो रही है। एक्सटर्नल फॉल्ट पे चूंकि इसको ऑपरेट नहीं होना चाहिए था, इसको सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं कराना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये ट्रिप करवा रही है, क्योंकि ये फेज एंगल एरर आ रहा है, फेज एंगल एरर आने की वजह से आपके पास डिफरेंस करंट आ रहे हैं, देखिए स्पिल करंट, दोनों में डिफरेंस है ना, डिफरेंस आ गया, एरो की वजह से देख रहे होंगे डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब आपके पास डिफरेंस जैसे ही आएगा तो रिले उस करंट को सेंस करेगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं कराना चाहिए। तो मैंने आगे यही बात लिखी हुई है, डिफरेंस इन करंट विल प्रोड्यूस ड्यू टू फेज एंगल, डिफरेंस इन करंट विल प्रोड्यूस, मैंने क्या लिख दिया ये इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, डिफरेंस इन करंट विल प्रोड्यूस ड्यू टू फेज एंगल एरर, as a result differential relay will operate at external fault as well, and this known as a malfunction of relay, इसको बोलते हैं malfunction, यानी आपकी differential relay सही ऑपरेट नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट केस में इसको रिस्ट्रेन करा देना चाहिए था फॉल्ट को, लेकिन उसने पहले ही सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा दिया, यहाँ तक कि वो प्रोटेक्ट जोन के अंदर आता, फिर वो इंटरनल फॉल्ट करंट बन जाता, फिर वो सेंस होता बाय रिले, और फिर वो ट्रिप होता बाय सर्किट ब्रेकर। ये बात समझ आई, ये इंपॉर्टेंट बात थी, बस आगे अब कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं हम कुछ स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब तो ये हमें पता चल गया, अब इसको इम्प्रूव, अब इसको हम सिग्निफाई किस तरह करेंगे, ठीक है। हम इसको सिग्निफाई मतलब ये कि हम इसको ऑब्जर्व किस तरह करेंगे, मतलब क्या हम सेट करें, हमें पता चल जाए यार ये इस पॉइंट पे माल फंक्शन कर रही है डिफरेंशियल रिले, या इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके पास करंट, एक्सटर्नल करंट इतना बढ़ जाता है कि आपके पास दो एरर आना शुरू होते हैं, एक तो रेशियो एरर और एक फेज एंगल एरर। इससे पहले क्या हो रहा है ये हमें नोट करना है, यानी कब ये माल फंक्शन नहीं है,
यानी यानी हमें क्या डिफाइन करनी है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमें देखनी है स्टेबिलिटी कितनी है डिफरेंशियल रिले की, ये कितने फॉल्ट करंट को वो अलाउ कर रही है कि उस वक्त तक एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फॉल्ट करने को वो अलाउ कर रही है कि इस करंट तक वो ऑपरेट ना करवाए रिले को, यानी डिफरेंशियल स्कीम ऑपरेट ना करवाए रिले को कितने एक्सटर्नल फॉल्ट में, कितने मैग्नीट्यूड, कितने फेज एंगल पे। तो ये आपकी डिफाइन होती है थ्रो स्टेबिलिटी रेशियो। अच्छा, थ्रो फॉल्ट यहाँ लिखा होगा थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी, थ्रो फॉल्ट का मतलब वही होता है कि एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, सही, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट को थ्रो फॉल्ट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि थ्रो इस प्रोटेक्टिव जोन के थ्रू आ रहा होता है ना, यानी सोर्स के थ्रू आ रहा होता है, उसको थ्रू फॉल्ट करंट बोलते हैं। बस ये ध्यान में रखें, और ज़्यादा इसकी डीप रीजन देखने की जरूरत भी नहीं है। ये बात समझ आ गई, सही। अच्छा, आई ये ऊपर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि इन आइडियल सिचुएशन आई पी एंड आई एस शुड बी 180 डिग्री अपार्ट, मैंने बता दिया। आई एल जैसे बढ़ता है, अच्छा ये मैंने आई क्या है, लाइन करंट है। ये बताना चाह रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन में क्यों हम यूज़ नहीं करते सीडी को, कि जितना आपके करंट बढ़ते चले जाते हैं तो सीडी का बर्डन बढ़ता है, और ट्रांसमिशन लाइन कितनी बड़ी होती है लेंथ वाइज, तो जाहिर सी बात है हम दोनों एंड पे किस एंड पे लगाएंगे, किस एंड पे वो करंट डिफरेंट करंट को ऑब्जर्व करेगी, तो इतना वायर के थ्रू ही इतना बर्डन बढ़ जाएगा सिटी का, जैसे मैंने बताया पायलट वायर के थ्रू भी, यानी पायलट वायर भी एज अ बर्डन ट्रीट होती है फॉर सिटी। तो पायलट वायर के थ्रू इतना बर्डन जब वो बढ़ जाएगा, सही है, तो आपकी रिले खराब हो सकती है। अब सिटी तो इतनी सेंसिटिव होती है, जाहिर सी बात है बटन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो खराब हो जाएगी। बटन मतलब एक छोटी रेजिस्टेंस, तभी इसको हम यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन में ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, बस बार एंड फीडर्स। ठीक है, सही है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब क्या करना है हमें, ये बाउंड्री हमें बेसिकली डिसाइड करनी है कि वो कौन सी बाउंड्री है विच डिसाइड द मैक्सिमम थ्रो फॉल्ट करंट बियॉन्ड विच द रिले लूज इट्स स्टेबिलिटी। यानी वो फॉल्ट करंट की बॉन्ड, यानी उस फॉल्ट करंट के पॉइंट को देखना है कि उस एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, यानी कौन सा वो पॉइंट है जिस पर रिले आपका ट्रिप करवा रही है सर्किट ब्रेकर को, यानी एक्सटर्नल फॉल्ट करंट का वो कौन सा मैग्नीट्यूड है जिस पे आपके पास क्या हो रही है, रिले ऑपरेट हो रही है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। बस ये हम काम कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है, यानी इससे हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल स्कीम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि यार इससे पहले तो सही ऑपरेट हो रहा था, लेकिन जैसे इस पॉइंट से करंट एक्सीड हो गया, तो इसका मतलब डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो गई है। तो उस करंट को हम बोलते हैं, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट, मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट। तो अब यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई आराम से समझ आ जाएगा। टू सिग्निफाई द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल, यानी एबिलिटी देखनी है हमें डिफरेंशियल स्कीम की, इन इन टू रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रिपिंग, यानी वो एबिलिटी देखनी है डिफरेंशियल रिले की जिस पॉइंट तक वो रिस्ट्रेन कर रही है एक्सटर्नल फॉल्ट को फॉर ट्रिपिंग टू रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रिपिंग ऑन एक्सटर्नल फॉल्ट। वी डिफाइन, हम क्या इसको क्या बता दें, वी डिफाइन इट, यानी जिस पॉइंट तक वो रिस्ट्रेन कर रही है फॉल्ट करंट को, हम इसको क्या कह रहे हैं, थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट, थ्रो फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट, यानी ये लिमिट है, इस लिमिट तक वो फॉल्ट करंट को क्या कर रही है, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट को रिस्ट्रेन करवा रही है स्कीम। जैसी उस स्कीम से, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट, मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट, यानी अब इस करंट से एक्सीड कर जाएगा तो आपके पास, यानी आपकी जो रिले है डिफरेंशियल स्कीम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगी, और आपकी रिले क्या हो जाएगी, सेंस कर देगी, इस करंट को ट्रिप करा देगी, जबकि वो एक्सटर्नल फॉल्ट है, इसको ट्रिप नहीं कराना चाहिए आइडियली। तो ये वो स्टेबिलिटी है। अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। ये पिकअप वैल्यू करंट की, ये जो मैंने बनाया ये पिकअप वैल्यू है, यानी इस पिकअप वैल्यू पे रिले ऑपरेट होती है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, मेरा माउस का कर्सर गौर से देखिएगा, गौर से, ये रीजन जो है ना, ये आपके पास, ये रीजन है जब आपके पास ट्रिपिंग नहीं हो रही, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ट्रिपिंग नहीं हो रही, यानी इस पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फॉल्ट करंट आया, थ्रू फॉल्ट, तभी थ्रू फॉल्ट करंट बोलूं, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट बोलूं, बात एक ही है। ये स्पिल करंट है, स्पिल करंट मतलब वही करंट जो रिले, जो डिफरेंस ऑफ करंट है जो रिले से पास हो रहा है। अब थ्रू फॉल्ट करंट आया, अब बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। यहां तक आपकी डिफरेंशियल स्कीम सही से ऑपरेट हो रही थी, रिले ट्रिप नहीं करवा रहा था सर्किट ब्रेकर, यानी ओके सब, यानी एक्चुअल वही है जो आइडियली होना चाहिए, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट में ट्रिप नहीं हो रहा। लेकिन जैसे इस आई स्टेबिलिटी, यानी थ्रू फॉल्ट स्टेबिलिटी लिमिट से जब करंट एक्सीड कर गया, यहाँ पे शूट ही करा दिया सर ने, तो क्या हो गया, रिले सबसे पहले इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, पिकअप वैल्यू से करंट की वैल्यू एक्सीड कर गई, कौन से करंट की वैल्यू, आई स्टेबिलिटी वैल्यू इंक्रीज कर गई, यानी एक्सीड कर गई इस पिकअप वैल्यू से, सेंस किया रिले ने, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गई, वो स्पिल पाथ से करंट पास हुआ,
ठीक है, यानी डिफरेंस नॉन जीरो हो गया और आपकी रिले क्या होगी, ऑपरेट होगी, जबकि इसको फिर भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए था। तो ये वो लिमिट है, ये वो स्टेबिलिटी है, ये वो करंट है जिससे यानी वो ये जो मैक्सिमम, ये वो मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट है जिसके बियॉन्ड जैसे करंट जाएगा, यानी यहाँ करंट जाएगा तो आपकी रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो ये पिकअप वैल्यू है, पिकअप वैल्यू से ये पिकअप वैल्यू है, देखिए पिकअप वैल्यू, ये पिकअप वैल्यू है और ये आपके पास एक्सटर्नल फॉल्ट करंट है। तो जैसे ही पिकअप वैल्यू से एक्सटर्नल फॉल्ट करंट बढ़ जाएगा तो रिले उस डिफरेंशियल करंट को सेंस करेगी, और चूंकि डिफरेंशियल करंट ज़्यादा होगा तो स्पिल करंट आपका नॉन जीरो हो जाएगा और रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। तो ये लिखिए, सही है। स्पिल करंट इंक्रीज द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट, यानी स्पिल करंट क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सही है, ठीक है। ये अच्छा, स्पिल करंट वो डिफरेंशियल करंट है, यानी डिफरेंशियल करंट ये कहना चाह रहे डिफरेंशियल करंट इंक्रीज हो गया, मतलब नॉन जीरो हो गया, कहने का मतलब ये है। जैसे ही आपकी बात पिकअप वैल्यू जो रिले की है वो जो पिकअप जो आपके पास करंट है, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट है, वो जब पिकअप वैल्यू करंट से बढ़ गया तो स्पिल करंट नॉन जीरो हो गया, इंक्रीज हो गया, तो रिले आपकी ऑपरेट होगी। सही, ये चीज। अच्छा, अब स्टेबिलिटी रेशियो क्या है, ये रेशियो है। अब रेशियो किस तरह डिफाइन करेंगे, रेशियो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि आपके पास मैक्सिमम थ्रो फॉल्ट करंट है, एक तो मैक्सिमम थ्रो फॉल्ट करंट वो है कि जिसके बियॉन्ड जैसी करंट होगा, जिसके बियॉन्ड मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, यानी जैसे हमने मैक्सिमम लोड करंट निकाला था जब हमने ओसीआर की स्कीम डिजाइन की थी, ठीक है, सही है। ओसीआर की तो हमारे मैक्सिमम लोड, प्रीमिसिबल लोड करंट था वो, ये भी प्रीमिसिबल फॉल्ट करंट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, यानी उस वक्त रिले ऑपरेट नहीं करेगी, लेकिन जैसी करंट इसके बियॉन्ड जाएगा तो रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो करंट, यानी मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट एट बियॉन्ड विच द रिले विल ऑपरेट, ये होगी। ये स्टेबिलिटी रेशियो निकालना है, रेशियो यानी कितनी करंट तक वो स्टेबल रहेगी, उसके बाद जैसे करंट एक्सीड कर जाएगा मैक्सिमम फॉल्ट करंट तो वो स्टेबिलिटी लूज कर देगी, तो स्टेबिलिटी रेशियो निकालना है। तो ये हो गया, डिवाइड बाय मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट, यानी वो मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट जो एक्सटर्नल, जो प्रोटेक्टेड जोन के अंदर है, यानी मिनिमम फॉल्ट करंट कौन सा फॉल्ट करंट, इंटरनल, मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट कौन सा, जो उस प्रोटेक्टिव जोन के अंदर आ गया। अच्छा, जैसे ही प्रोटेक्टिव जोन के अंदर आ गया तब तो ट्रिप होना ही होना है, होना ही होना है, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपिंग। मिनिमम फॉल्ट यानी जैसे आपके पास इक्विपमेंट के जोन, यानी उस स्कीम के जोन के अंदर जब फॉल्ट करंट फ्लो करेगा तो जैसे ही मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो करेगा तो ट्रिपिंग हो जाएगी आपकी। तो इस तरह में डिफरेंशियल रेट की स्कीम निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, मैक्सिमम फॉल्ट करंट बियॉन्ड विच द स्कीम विल माल ऑपरेट, सही, डिवाइड बाय मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट, मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपिंग, सही है, ठीक है। तो इस तरह स्टेबिलिटी रेशियो डिफाइन करना है, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, स्प्रेड ऑफ करंट निकाल रहे हैं कि कितने मैक्सिमम फॉल्ट करंट पे, ठीक है, आपकी रिले ऑपरेट नहीं हो रही है। स्टेबिलिटी रेशियो मतलब ये नहीं कि और हो रही है, स्टेबिलिटी रेशियो का मतलब ये है, मैं बताता हूँ, स्टेबिलिटी रेशियो का मतलब ये है कि कितना मैक्सिमम फॉल्ट करंट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, एक्सटर्नल फॉल्ट करंट वो सिटी, यानी जो डिफरेंशियल स्कीम है वो ऑब्जर्व कर रही है, यानी उसको बेयर कर रही है, यानी अब भी ट्रिप नहीं करवा रही है, यानी रिले को ट्रिप नहीं उस, यानी वो पॉइंट, वो फॉल्ट करंट जिस पे रिले ऑपरेट नहीं हो रही है, उस मैक्सिमम फॉल्ट करंट की बात हो रही है, यानी जैसे उससे बढ़ जाएगा तो आपके पास रिले ऑपरेट हो जाएगी, वो फॉल्ट करंट डिवाइड बाय मिनिमम फॉल्ट करंट। तो क्या आपको पता है, हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी के लिए सेलेक्टिविटी, इसको ऑपरेट होना चाहिए एट, नहीं सेलेक्टिव नहीं, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी डिफाइन की थी ना हमने रिले की, हर रिले की सेंसिटिविटी क्या होती है, इसको मिनिमम फॉल्ट करंट पे ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो वो हमने यहाँ लिखे हुए कि डिवाइड बाय मिनिमम फॉल्ट करंट, मिनिमम फॉल्ट करंट पे लाजमी रिले को ऑपरेट होना ही होना है, ये स्टेबिलिटी डिफाइन करेगी इसकी। तो मैक्सिमम फॉल्ट करंट यानी मैक्सिमम एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, ठीक है, एट विच रिले विल नॉट ऑपरेट, ठीक है, बियॉन्ड fault current, beyond this rated actual fault current the relay will operate, सही है, divide by internal fault current, minimum internal fault current at which required for tripping, ये हम करेंगे रेशियो, यानी इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, ठीक है, यानी मैक्सिमम फॉल्ट करंट एक्सटर्नल फॉल्ट करंट को डिवाइड करेंगे मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट के साथ, जो आंसर आएगा वो स्टेबिलिटी बताएगा। जितनी स्टेबिलिटी रेशियो ज्यादा होगा उसका मतलब ये होगा कि आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो बेहतर है, और मतलब इसमें मतलब बेहतर का मतलब ये है कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट तक वो बियर कर रहा है अपने आप को, सही है, वो ट्रिपिंग नहीं करवा रहा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी आप रेशियो वो कम है तो इसका मतलब किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो जैसी एक्सटर्नल फॉल्ट करंट आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेशियो कम आ रहा है, इसका मतलब रेशियो कम आने का मतलब क्या है, रेशियो कम आने का मतलब है कि
आपके पास मैक्सिमम फॉल्ट करंट की वैल्यू आसपास है मिनिमम फॉल्ट करंट की, तो रेशियो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और रेशियो बढ़ेगा जब जब आपके मैक्सिमम फॉल्ट करंट की वैल्यू यानी जब न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो बड़ी वैल्यू आ रही होगी ना। लेकिन जब आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के आसपास आ रहा होगा, तो स्टेप रेशियो उस हिसाब से कम होता चला जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि वो मिनिमम फॉल्ट करंट से भी कम हो गया। इसका मतलब आपकी स्कीम तो बिल्कुल ही सही नहीं है, रेशियो बहुत ही कम हो गया, 1 से गिर गया। इसको 5 के अराउंड होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 के अराउंड होगा, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट इस फॉल्ट करंट तक रिले ऑपरेट नहीं हो रही है, तो अच्छी बात है। एक्सटर्नल फॉल्ट करंट तक वो ऑपरेट नहीं हो रही है, उस फॉल्ट करंट तक। ये बात मुझे समझ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बहुत टाइम ले लिया इसमें, इसी वजह से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। आई रिपीट, स्टेबिलिटी रेशियो हम किस तरह डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम एक्सटर्नल फॉल्ट करंट, ठीक है, यानी मैक्सिमम फॉल्ट करंट जिस पे रिले आपकी ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, उससे बढ़ जाए तो ऑपरेट हो, अभी ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, वो फॉल्ट करंट डिवाइड बाय मिनिमम फॉल्ट करंट। तो मिनिमम फॉल्ट करंट जैसी मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट, मिनिमम इंटरनल फॉल्ट करंट, सही है, जिसपे जो कि रिक्वायर है, जो कि डिजायर है फॉर ट्रिपिंग, सही है, सही है, बात समझ आई। तो अब अगर ये रेशियो ज्यादा होगा, इसका मतलब कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट ज्यादा ले रही है डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होने के लिए, सही है, यानी रिले ज्यादा ज्यादा करंट ले रही है। इसका मतलब अच्छी बात है कि एक्सटर्नल फॉल्ट करंट जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, किसी सर्टेन रेंज से एक्सीड नहीं कर रहा, यानी इस फॉर्मूले में 7500 एम्पियर है, तो 7500 एम्पियर से जब ज्यादा होगा तब रिले ऑपरेट होगी। तो 7500 एम्पियर डिवाइड बाय 1500 एम्पियर, लेट्स सपोज 1500 एम्पियर आपका क्या है? इंटरनल फॉल्ट करंट, सही है, जिस पे ट्रिपिंग हो जानी चाहिए जब इंटरनल फॉल्ट करंट फ्लो करे विद इन द प्रोटेक्टेड जोन, तो रेशियो ज्यादा आएगा आपके पास, देखिए अराउंड 5 कुछ करके आएगा, सही। ये बात समझ आई मेरी, सही। इसका मतलब स्टेबिलिटी रेशियो ज्यादा है, स्कीम आपकी स्टेबल है, अच्छी है मतलब। लेकिन अगर रेशियो कम हो जाएगा तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बस ये बताया हुआ इसमें, ठीक है। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया इसमें, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब परसेंटेज डिफरेंशियल ले देखते हैं। परसेंटेज डिफरेंशियल ले अब हम क्या करते हैं कि हम ये रेक्टिफाई कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, कि डिफरेंस ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट ही हम रिप्लेस करवा देते हैं परसेंटेज से। यानी अब परसेंटेज के हिसाब से जब फ्लो करेगा करंट, यानी एक स्पेसिफिक परसेंटेज जब अचीव हो जाएगी तभी रिले ऑपरेट होगी। डिफरेंस ऑफ करंट की वजह से जो एक परसेंटेज आपके पास आ रही होगी, सही है। परसेंटेज डिफरेंस एरर में हम करते क्या है? परसेंटेज डिफरेंस एरर बोल दिया, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में हम करते क्या है? सबसे पहले तो ये रेक्टिफाई करती है फॉल्ट ऑपरेशन को, यानी जो फॉल्ट माल ऑपरेशन जो डिफरेंशियल स्कीम का हो रहा होता है, इसको चूंकि एक्सटर्नल फॉल्ट पे ऑपरेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्सटर्नल फॉल्ट कोई भी हो, इसको ऑपरेट होना ही नहीं चाहिए। अभी जो हम स्टेबिलिटी इशू डिफाइन कर रहे थे, ये भी एक्चुअल है, यानी वैसे तो होना ही नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन हम इसको भी रेक्टिफाई करते हैं थ्रू परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले क्या करती है? रेक्टिफाई करती है उस माल ऑपरेशन को जो कि डिफरेंशियल रिले में आ रहा होता है, सही है। उसको किस तरह करती है रेक्टिफाई ओवरकम, कि आप वही स्कीम पूरी यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो? एक रिस्ट्रेन कॉइल लगा देते हो, यानी एक तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉइल है, ये आपके पास ऑपरेटिंग कॉइल हो गया लो, सही है। एक तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉइल है, सही है। ये नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो अभी हम डिफरेंशियल सिंपल डिफरेंशियल रिले देख रहे थे, उसमें एक ऑपरेटिंग कॉइल था बस, और आपके पास यानी स्पिल पाथ पे रिले कनेक्ट थी, और स्पिल करंट जो फ्लो हो रहा था, जैसे स्पिल करंट आपके पास नॉन जीरो हो जाता था, रिले ऑपरेट हो जाती थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं? उसकी स्टेबिलिटी को और इंप्रूव कर रहे हैं, यानी डिफरेंशियल रिले को इंप्रूव कर रहे हैं हम। क्या किस तरह? कि हम इसमें एक एडिशनल कॉइल लगा देंगे, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन कॉइल। रिस्ट्रेन कॉइल से ही अंदाजा हो रहा होगा कि अब वो क्या करेगा? डिफरेंस ऑफ करंट को क्या करा देगा? रिस्ट्रेन करा देगा, कि जो डिफरेंस ऑफ करंट हमारे पास आ रहा है एक्सटर्नल फॉल्ट केस में, यानी एक्सटर्नल फॉल्ट केस में जो डिफरेंस ऑफ करंट आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, ना, वरना तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, कि आपकी रिले इस तरह इंप्रूव हो कि अब वो डिफरेंस ऑफ करंट पे ऑपरेट ना हो, बल्कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज में ऑपरेट हो, कि ये परसेंटेज अचीव हो जाए, इस परसेंटेज से जब करंट इंक्रीज हो जाए तब वो ऑपरेट हो। यानी डिफरेंस ऑफ करंट अगर आ भी रहा हो तब भी वो उस करंट को रिस्टेन करा दे। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं रिस्टेन कॉइल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? रिस्टेन कॉइल यूज करते हैं। ये बात मेरी समझ आ गई, सही। बस हम क्या करते हैं, एक उसी पाथ पे, उसी जो पाथ हो गया आपका, जो पायलट वायर होती है, जैसे हमने पायलट वायर यहाँ देखी थी, ये पायलट वायर हमने यहाँ देखी थी, इस पाथ पे क्या लगा देते हैं? ये एक तो आपका ये तो रिले का जो कॉयल होता है ऑपरेटिंग कॉयल, ये तो वो कॉयल है यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ ऑपरेटिंग कॉयल होता है। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस कॉयल लगा देते हैं, सही है। इसका ये सब चीज़ें हमने नोट कर ली हैं।
सही है। ये थ्रू फॉल करंट हो गया, स्पिल करंट हो गया, ये अच्छा ये रिस्टेन रीजन है। यहाँ तक आपके पास जो रिले है वो सही से ऑपरेट हो रही है, यानी रिस्टेन करवा रही है इस करंट को। लेकिन जब जैसे ही इस करंट से एक्सीड कर गया करंट, तो इसका मतलब आपकी जो डिफरेंशियल रिले उसने अपनी स्टेबिलिटी रिड्यूस कर दी है, लूज कर दी है, और आपकी रिले ऑपरेट हो गई है। ऑपरेट होना नहीं चाहिए था इसको। ये बात समझ आ गई मेरी? ठीक है। और अभी अजान का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसको थॉरली स्टार्ट करते हैं। इसकी मतलब क्या है, इसको टर्न नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं इसके, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अजान ब्रेक था। तो अब परसेंटेज डिफरेंशियल रिले आपको समझ आ गई। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में ये है कि ये बेसिकली क्या करती है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है डिफरेंशियल स्कीम को। कि अब वो डिफरेंस तो करंट पर ऑपरेट नहीं होगी, वो अब क्या होगा कि एक परसेंटेज जब अचीव हो जाएगी, सर्टेन परसेंटेज, जब उस परसेंटेज के हिसाब से जब करंट जब फ्लो करेगा तभी ऑपरेट होगी। यानी अब डिफरेंस तो करंट पे ऑपरेट नहीं होगी रिले ना। बेसिकली परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का यही मतलब है। सही, यहाँ पे एक एडिशनल कॉइल लग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिस्टेनिंग कॉइल। सही है। अब इसमें अच्छा रिस्टेनिंग कॉइल जो कि दो लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है डिवाइड बाई टू हो जाएंगे, एन आर बाई टू हो गया रिस्टेनिंग कॉइल, एन आर बाई टू रिस्टेनिंग, एन आर का मतलब रिस्टेनिंग, एन आर बाई टू, और ऑपरेटिंग कॉइल एन नॉट। ठीक है, सिंपल है। बाकी चीज़ें तो समझ आ रही होंगी। हम फॉल्ट जो देख रहे हैं वो हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट ही देख रहे हैं फिलहाल। सही। ठीक है, आप इंटरनल फॉल्ट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इंटरनल फॉल्ट पे तो रिले ने ऑपरेट करना ही करना है ना। हम तो एक्सटर्नल फॉल्ट देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा जोर से बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ सही से आ रही हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे ख्याल में आवाज़ इंशाल्लाह सही आ रही होगी। वो जो प्रॉब्लम थी, मैं वैसे ट्राई करूँगा कुछ मैं ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ जो कि आवाज़ बूस्ट करे। लेकिन फ़िलहाल मैं मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ। ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अपने लेक्चर्स को ना। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आज तो आवाज़ थोड़ी सही मैं रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब टॉर्क की इक्वेशन निकालनी होगी, तो ज़ाहिर सी बात है, अब रिस्ट्रेन कॉइल आ गया तो इसका टॉर्क अलग से होगा, क्योंकि एक ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, जो ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क होगा, जिस क्योंकि हमारी जो रिले डिजिटल रिले तो है नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, यानी टॉर्क पे ऑपरेट होगी। इसका आपकी डिस्क रोटेट करेगी व्हेन द फ्लक्स, व्हेन देयर इज अ सर्टेन magnetic field flow through it due to the current, then due to which the torque will produce the rotation, this on which the disk will rotate. ठीक है, ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क के एंगुलर फोर्स है ना। तो अब वो टॉर्क की इक्वेशन हमें मालूम करनी है। सही है। तो अब टॉर्क की इक्वेशन हम दो मालूम करेंगे, एक तो रिस्टेन कॉइल की टॉर्क की इक्वेशन होगी, और एक हमारे पास ऑपरेटिंग कॉइल की टॉर्क की इक्वेशन होगी। सही। तो टॉर्क इक्वेशन आई, यानी टॉर्क इक्वेशन में जो दो चीजें आ रही होंगी, एक तो आपके पास आ रही होगी ऑपरेटिंग, एक तो टॉर्क इक्वेशन में जो दो चीजें होंगी आपके पास, एक तो ऑपरेटिंग टॉर्क, दूसरा रिस्टेनिंग कॉइल टॉर्क ना। जो रिस्टेनिंग कॉइल आया है आपके पास, जो आपने रिस्टेनिंग कॉइल अभी ऐड किया है इसमें, तो इसका भी कोई ना कोई टॉर्क होगा। ठीक है। अच्छा, इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में भी दो टॉर्क होंगे, एक तो स्प्रिंग टॉर्क होगा, एक आपके पास इसका अपना एक कॉइल का जो टॉर्क है, जिस पे आपके पास रिले ऑपरेट हो रही है, यानी एक रिले जिसकी जो डिस्क है ऑपरेट हो रही है, मूव कर रही है, एक वो होगा। ठीक है। और जो स्प्रिंग फोर्स इसमें लग रही है, इसकी नॉब पे, या जो भी आपके पास जो डिस्क आपकी रोटेट हो रही है, जैसे बताइए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रही है, तो इसमें कोई स्प्रिंग मैकेनिज्म लग रहा है। एफसीएस कोई अगर देखो आपने, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं इसमें, तो वो भी उसका उस पर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन में हमें पास है रिस्ट्रेनिंग कॉइल का, ये लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन, ये राइट हैंड साइड सेक्शन है। सही। तो अब इसका इसका सबसे पहले तो हमने मैग्नेटो मोटिव फोर्स निकाल लिया। ठीक है, सिंपल एफ इजिकल एन आई, एफ इजिकल टू एन आई मैंने मेंशन भी कर दिया। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट से कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टर्न्स रेशियो, वो फोर्स कहलाती है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन के लिए निकाल लिया फॉर द रिस्ट्रेनिंग कॉइल, तो क्या हो जाएगा एन आर बाई टू आई, ओके। एन आर बाई टू क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इस जो लेफ्ट हैंड साइड जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगा हुआ है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, एन आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आई वन, मल्टीप्लाई बाई आई वन। सही है, आई वन। अब राइट हैंड साइड का मुझे खुद बताएं इसको देखे बगैर, कि राइट हैंड साइड, फॉर द राइट हैंड साइड, ठीक है, द मैग्नेटो मोटिव फोर्स फॉर द रिस्ट्रेनिंग कॉइल विल बी एन आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आई टू, एन आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आई टू। ठीक है। टोटल मैग्नेटो मोटिव फोर्स रेटिंग क्या होगी ऑन द रिस्ट्रेनिंग कॉइल, एन आर बाई टू मल्टीप्लाई बाई आई वन प्लस आई टू, एन आर बाई टू मल्टीप्लाई आई वन प्लस आई टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सही, तो मैंने ऐड कर दिया, टोटल मैग्नेटो मोटिव फोर्स में ही करते हैं, दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं। सही। अब फिर जल्दी कोई लेके चलते हैं। अच्छा, अब टॉर्क प्रोड्यूस बाय द रिस्ट्रेनिंग कॉइल, यानी अब उस रिस्ट्रेनिंग कॉइल पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, तो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि आई वन आई टू करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास फील्ड जनरेट हो रही है, ईएमएफ जनरेट हुआ,
टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो वो टॉर्क हमें जो प्रोड्यूस हो रहा है इस रिस्टेनिंग कॉइल पे वो क्या होगा, एम कैसे आया और ये कैसे आया, असल में जो टॉर्क की इक्वेशन होती है वही होती है, टॉर्क डायरेक्ट यानी लिखा हुआ भी यहाँ पर टॉर्क डायरेक्ट इक्वेशन फाई स्क्वायर, ठीक है। तो फाई स्क्वायर बेसिकली क्या है, ये फाई जैसे अभी मैंने बताया करंट फ्लो करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो आपके पास क्या होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सही है। तो अब वो जो आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होती है ना, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं इस फाई स्क्वायर की जगह, उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स का रखने वाले हैं जो हमने कैलकुलेट की थी, ये रखिए, अभी ये रखिए। यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि ये तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है तो एफ है, वो फाई, असल में फाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, यानी जितना टर्न्स में करंट फ्लो करेगा उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना, यानी जितना टर्न्स की रिस्पेक्ट से, यानी उस सीटी के टर्न्स में करंट फ्लो कर रहा है उतना आपके पास फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उतना जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के। तो मैं यहाँ पर फाइव स्क्वायर तो रख नहीं सकता, कि मैंने अभी फाइव स्क्वायर में पता नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, एफ स्क्वायर रख सकता हूँ। मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, एफ स्क्वायर रख दिया, ये एफ आया, एन आर बाई टू आई वन प्लस आई टू, यहाँ पुट कर दिया इसको, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका एम। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो एम हमारा कांस्टेंट है, सही, ठीक है, वेयर एम इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये तो टॉर्क हो गया रिस्ट्रेनिंग कॉइल का अपना जो टॉर्क होता है। अब हमें मालूम करना है वो टॉर्क जो यानी जो इस डिस्क को रोटेट करवा रहा है, यानी स्प्रिंग टॉर्क मालूम कर लिया हमने, क्या है, टोटल रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज इक्वल टू, अब अच्छा स्प्रिंग टॉर्क क्या होगा, स्प्रिंग टॉर्क हमने सिंपल ऐड करवा दिया, यानी इसमें दो टॉर्क आ रहे होंगे, एक तो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जो टॉर्क आ रहा है वो ऐड कर दिया, एम मल्टीप्लाई एन आर बाई टू आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, आई वन आई, ये एन आर बाई टू आई वन प्लस आई टू का होल, ये क्या है, ये आपके पास फोर्स है। और मैंने बता दिया फ्लक्स क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स की, यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगी उतना फ्लक्स होगा। तो हम यहाँ फ्लक्स रखूँ या मैग्नेटोमोटिव फोर्स रखूँ, बात एक ही है। फिलहाल मैंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कर ली तो मैंने वो रख दी यहाँ पर, सही है। अब मैंने यहाँ पर टॉर्क स्प्रिंग यहाँ पर ऐड करवा दी, तो स्प्रिंग टॉर्क भी इसमें ऐड हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्क है, रोटेट हो रही है विद सम स्प्रिंग, ठीक है, विद सम स्प्रिंग फोर्स, और फोर्स यहाँ पर क्या है, टॉर्क, तो एंगुलर फोर्स है, एंगुलर फोर्स क्या होती है, टॉर्क होती है, तो वो हमने ऐड कर दी। सिमिलरली अगर हम ऑपरेटिंग टॉर्क निकालें, यानी अब ये तो हमने रिस्ट्रेनिंग कॉइल के लिए कर लिया था, अब मैं बात करूँ इस ऑपरेटिंग कॉइल के लिए। ऑपरेटिंग कॉइल के लिए क्या होगा मेरे पास, जो सिंपल क्या होगा, आपको पता है कि ऑपरेटिंग कॉइल में कौन सा करंट फ्लो करता है, कौन बताएगा मुझे, इस पाथ के करंट को क्या बोलते हैं, इस पाथ के करंट को हम क्या बोलते हैं, स्पिल पाथ, और करंट जो फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिल करंट। तो स्पिल करंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ करंट, यानी आई वन माइनस आई टू। तो सिंपल हमने क्या किया, एम लिया, एन नॉट हमने पहले डिफाइन कर दिया था, एन नॉट क्या हमारे पास, एन नॉट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एन नॉट हमारे पास है, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल टर्न्स एन नॉट, सही है। तो अब सिंपल क्या इक्वेशन होगी, भाई टॉर्क डायरेक्ट इक्वेशन फाइव स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज की हमने, इसकी जो मैग्नेट मोटिव फोर्स होगी क्या होगी, एन नॉट मल्टीप्लाई बाय आई वन माइनस आई टू, ये देखें सिंपल, एन नॉट मल्टीप्लाई बाय आई वन माइनस आई टू, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये एम मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, सही हो गया। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा एन नॉट मल्टीप्लाई आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रिले कब, अच्छा अब चूंकि ये अब परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब ये टॉर्क पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी सिंपल यहाँ पर ये, अब जब ऑपरेटिंग टॉर्क, यानी अब रिले कब ऑपरेट करेगी, डिफरेंशियल रिले कब ऑपरेट करेगी, स्कीम जो इंप्रूव हो गई हमारी, कि जब ऑपरेटिंग, अब करंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, टॉर्क की बात हो रही है, सही है, टॉर्क की बात हो रही है, यानी जब इतना टॉर्क, यानी ऑपरेटिंग टॉर्क जब इतना हो जाएगा इस रिस्टेनिंग टॉर्क, यानी रिस्टेनिंग टॉर्क क्या कर रहा है, बेसिकली डिफरेंस करंट को रिस्टेन करवा रहा है, यानी जिस डिफरेंस ऑफ करंट पे आपके रिले ऑपरेट हो रही है ना, उस पे ऑपरेट नहीं करवाएगा वो आप, ठीक है, यानी जैसी डिफरेंस ऑफ करंट आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, सही है, रिले ऑपरेट नहीं करेगी, वो रिस्टेन हो जाएगी थ्रू रिस्टेन कॉइल। तो अब ऑपरेट कब करेगी, जब आपके पास ऑपरेटिंग टॉर्क इस रिस्टेन टॉर्क से भी ज्यादा हो जाएगा तब ऑपरेट कर जाएगी, सिंपल, यानी इंप्रूव होगी ना रिले आपकी डिफरेंशियल स्कीम, तो अभी हम इसको बोलते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम। परसेंटेज इस वजह से यूज करते हैं कि अब ये क्या होगा कि एक टॉर्क के परसेंटेज के हिसाब से आपकी रिले ऑपरेट होगी, अब डिफरेंस ऑफ करंट पे ऑपरेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने इस तरह ड्राइव कर लिया कि जब आपके पास टॉर्क डायरेक्टली ऑपरेटिंग टॉर्क ही जब एक्सीड कर जाएगा रिस्टेनिंग टॉर्क से, जो कि हमारे पास कहाँ से आया है, इस रिस्टेनिंग कॉइल के थ्रू आया है,
इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल के थ्रू जो टॉर्क है वो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से क्विकली देखते हैं। तो जब इससे एक्सीड कर जाएगा करंट टॉर्क, तब ऑपरेट होगी, और रिले विल बी ऑन द वर्ज ऑफ द प्रोडक्शन, उस वक्त तक ऑपरेट नहीं करेगी जब तक ऑपरेटिंग टॉर्क आपके बराबर है रिस्ट्रेनिंग टॉर्क के। तो हमने इसको थोड़ा और ड्राइव कर लिया यहाँ से, ये एम तो मटेरियल सेम है, दोनों कंपेयर करवा लिया, इसमें दोनों कंपेयर करवाया, दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट किया है, तो ऑपरेटिंग टॉर्क की वैल्यू को पुट किया है, इक्वेशन को पुट किया है, और इसको पुट किया है, सही है। एम एम कैंसिल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मटेरियल तो जैसे पता है कॉइल का सेम ही होता है, मटेरियल सेम है तो एम एम कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो ये एन आर बाई एन नॉट नीचे आ जाएगा, तो के से रिप्लेस हो जाएगा एन आर बाई एन नॉट, के यहाँ आ जाएगा, के मल्टीप्लाई आई वन प्लस आई टू बाई टू, ठीक है। और ये वहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बचा, एम से कैंसिल हो गया, तो आई वन माइनस आई टू, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या ऐड करें, और अगर हम यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर कंट्रोल स्प्रिंग का भी अगर इफेक्ट ऐड करें, यानी कंट्रोल स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उसका इफेक्ट भी अगर ऐड करते हैं, तो के नॉट आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बन गई, ये बन गई आपके पास, अच्छा यहाँ मुझे स्ट्रेट लाइन लिखना था, विच फॉलोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये होती है ना, स्लोप, अच्छा अब इसका मतलब डिफरेंशियल रिले जो है ना, वो अब स्लोप डिपेंड कर रही है, स्लोप डिपेंड कर रही है। अब एन आर बाय एन नॉट क्या है, ये के क्या है, स्लोप डिपेंड कर रहा है, यानी जब इतना स्लोप अचीव हो जाएगा, यानी जब इतना टॉर्क का परसेंटेज जब इतना हो जाएगा यार कि वो आपका रिस्ट्रेनिंग कॉइल से भी ज्यादा हो गया, तब रिले ऑपरेट होगी, ठीक है। तब ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बता रहे हैं आप। पहले क्या था कि फॉरन जब शूट कर रहा था ना एक्सपोनेंशियली, अब ये इंप्रूव हो गया कि अब आपका फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, तो आपका टॉर्क बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग टॉर्क बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल से बढ़ जाएगा, यानी रिस्ट्रेनिंग कॉइल का टॉर्क उससे बढ़ जाएगा, तब रिले ऑपरेट होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन बन गया आपका हमारा, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जनरल इक्वेशन आप कंपेयर करवाएं यहाँ पर, y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं एम ये एक्स ये प्लस बी, सही। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म इसकी, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये था सर आज अब्दुल्ला मुनीर का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर बाद में मैं इंशाल्लाह सर अली मेमन ने जो हमें इंपॉर्टेंट बातें बताई वो भी कवर करूँगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, और फिलहाल के अभी यहीं है, फिलहाल नमाज ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।